हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में बताती हूँ। ये जो चैनल है मेरा जीएस बाय शुभा, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। इस चैनल पे आपको जीएस पढ़ाई जाएगी। जीएस में सब्जेक्ट कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया किस हिसाब से जाएगा? जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उसमें उस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हमने शुरू किया, पहले हम उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी बनते होंगे उस थ्योरी से रिलेटेड, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही जितने भी एग्ज़ाम्स में आज तक उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसके साथ ही और क्या है, इसके साथ ही जो 10th के और 9th के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए साइंस पढ़ाई जाएगी। साइंस में तीनों सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो उनके सिलेबस में होगा वो चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं आज हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहला इस चैनल का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ बारे में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम 3 क्लास लगो, 4 लगो, 5 लगो, जितनी भी क्लासेस आपकी लगेंगी, पहले हम उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमको उसकी हिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम आगे उस चीज़ को समझेंगे कैसे? तो जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, उन्होंने कैसे हमारे देश में राज किया था, ये सब चीज़ें हैं तो हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉलिटी में भी बता के चलेंगे। क्योंकि जब आपको थोड़ा पता चल जाएगा, आप हिस्ट्री का वेट थोड़ी ना करेंगे कि जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री में भी जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तब आप पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझा दी जाएगी जिससे आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आगे का शुरू करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हम चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो भारत में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटेन के लोग जो थे, वो 1600 ईस्वी में भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए। तो वो लोग पहले ही गए थे, 1600 ईस्वी से पहले ही वो लोग आ गए थे, लेकिन 1600 ईस्वी में उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी भारत के अंदर। आगे चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने उनकी जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे बोला कि हम इंडिया में जाकर एक कंपनी खोलना चाहते हैं, एक कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो उनकी महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने उनको एक घोषणा पत्र दे दिया, एक चार्टर दे दिया। चार्टर को हम घोषणा पत्र भी कह सकते हैं कि आप जाके विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, जिस हिसाब से चाहें आप व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। और फिर वो लोग भारत आ गए व्यापार करने के लिए। आगे चलते हैं। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कंपनी आई तो थी यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया। उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसमें दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। कह सकते हैं कि जो टैक्स वगैरह थे, जो राजस्व थे और दीवानी न्याय, इन सब के अधिकार अंग्रेज या फिर हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने वो अधिकार भी प्राप्त कर लिए। धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा करना
शुरू कर लिया। कब की बात है ये? है 1765 की बात। आगे चलते हैं। इसके तहत भारत में उसने क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में क्षेत्रीय शक्ति अपनी बढ़ानी शुरू कर दी, जो एरिया था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। 1858 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर शासन किया, लेकिन 1858 के बाद जो वहाँ की महारानी थी, क्राउन कह सकते हैं हम, ताज ने, क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। किस वजह से? एक विद्रोह हुआ था 1858 में, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसमें डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा सिपाही विद्रोह में। सिपाही विद्रोह क्या था? सिपाही विद्रोह क्रांति थी जो कि मेरठ से शुरू हुई थी। जो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है वहाँ से क्रांति शुरू हुई थी। वो किस लिए हुई थी? वो इसलिए हुई थी, जो अंग्रेजों ने अपनी सेना बनाई थी, जो आर्मी बनाई थी, उसमें इंडियंस भी थे, हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। तो उसमें जो कारतूस यूज़ करते थे, वो बंदूक में भरने के लिए जो कारतूस यूज़ करते थे, तो उसके ऊपर वो सूअर की और गाय की चर्बी का लेप लगाते थे। तो लोगों को पता चल गया, लोगों ने उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजों में और भारतीयों में एक विद्रोह पैदा हो गया, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। जो उसमें सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को इस विद्रोह में सबसे पहले फांसी दी गई थी। ये हो गया, बाकी डिटेल में आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो इस विद्रोह के बाद भी विद्रोह इतना फैल गया था, जो क्राउन था, क्राउन ने कंपनी से बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि अब तुमसे नहीं संभलेगा, अब ये चीज़ अब हम अपने हाथों में ले रहे हैं, अब ये सब तुम हमको हैंड ओवर कर दो। तो फिर उसके बाद क्राउन ने इंडिया के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने तक अनवरत रूप से जारी रहा था। जो क्राउन था, क्राउन, ब्रिटिश की महारानी बोल लो या ब्रिटिश का ताज बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, उसने इंडिया पर कब से कब तक राज किया? 1858 से लेके 1858 से लेके 1947 तक, 1947 तक भारत के ऊपर राज किया था, जब तक हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो हमारे देश को भी तो एक संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों से पहले किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किसका राज था? मुगल्स का था। तो मुगल्स के टाइम में तो कोई संविधान था नहीं, वो तो अपने हिसाब से जो भी नियम कानून बनाते थे, उसी हिसाब से वो लोगों के ऊपर लागू कर देते। लेकिन उसके बाद हमारे लोगों को क्या महसूस हुआ? अपने संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। जब संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, जो भारत के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद किया था, जो भारत के नेता थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया। उन्होंने एक संविधान सभा बनाई। कब बनाई? 1946 में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो जब तक उन्होंने एक संविधान बना के तैयार कर दिया, जो कि कब अस्तित्व में आया था? जो कि 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। आगे चलते हैं। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। जो संविधान था और जो राज्य व्यवस्था थी भारत की, तो उसमें अनेक विशेषताएं ब्रिटिश जो रूल हमारे ऊपर करते थे, उन्होंने जो बनाया था उससे मिलती जुलती थी, क्योंकि हम लोगों को तो आदत पड़ गई थी, इंडियंस को आदत भी तो पड़ गई थी उसी चीज़ की, जो वो एक्ट्स वगैरह, जो अधिनियम हमारे ऊपर लागू होते थे। तो नेताओं ने, जो भारत के जो नेता थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उन्होंने क्या सोचा कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल्स लगाए हैं, जो एक्ट्स बनाए हैं, जो अधिनियम बनाए हैं, कुछ तो हम वो इंक्लूड करते हैं
अपने संविधान बनाने में, जब संविधान का निर्माण किया था। प्लस और देशों का जो संविधान था उन्होंने उसके बारे में भी स्टडी करी, उस और देशों के संविधान से जो चीज़ें उनको अच्छी लगी, अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने अपने संविधान में इंक्लूड करी जब हमारा संविधान निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो इन घटनाओं से क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। तो उनके बारे में हम क्या वो करते हैं, उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत दी गई है। जो हमारे साथ इंडियंस के साथ जो जो चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ के बारे में हम अब विस्तृत रूप से जानेंगे कि अंग्रेजों ने कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से एक्ट हम पे लागू किए थे और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमारे संविधान का निर्माण किस हिसाब से हुआ था, कैसे हुआ था। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही जैसे आप 2, 3, 4 क्लास आपका ये टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे क्या था, नंबर 1 पे आता है कंपनी का शासन। तो जो कि अब मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने इंडियंस के ऊपर, भारतीयों के ऊपर कब से कब तक शासन किया था। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहा था। कब तक रहा था, जब तक कि सिपाही विद्रोह हुआ था तब तक कंपनी का ही शासन रहा था भारत के ऊपर। सिपाही विद्रोह के बाद सम्राट का शासन आ गया था, जो वहाँ की क्वीन थी, क्राउन था जो वहाँ का ब्रिटेन का, उसका शासन आ गया था भारत के ऊपर। तो वो कब से कब तक रहा था, वो रहा था 1858 से लेकर 1947 तक। अब हम पहले आज क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन में जो जो एक्ट्स आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। और फिर उसके बाद जो सम्राट का शासन था वो जब से वो 1858 से 1947 तक रहा था, उसके बीच में जितने जितने जो जो अधिनियम आए थे, जो जो एक्ट्स आए थे, जो हम भारतीयों के ऊपर लागू हुए थे, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कंपनी का शासन, जो कि कब से कब तक था, 1773 से लेकर 1858 तक, 1773 से 1858 तक। तो इसमें जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो कौन सा था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो पहला अधिनियम बना था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर था क्या, अब हम वो जानते हैं। इस एक्ट के अंदर था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। जब ब्रिटिशर्स कब्जा कर लिया हिंदुस्तान के ऊपर, तो वो कोई कानून भी तो बनाएंगे जिस हिसाब से हमको चला सकें। तो उनका ये पहला कदम था। ये अधिनियम जो वो लेके आए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो बिल्कुल उनका पहला कदम था हमारे ऊपर राज करने के लिए। उसमें आगे क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जब ये एक्ट बन के आ गया, एक्ट तो ये कहाँ से आया था, ब्रिटेन से ही तो बन के आया था। जब ये एक्ट बन के आ गया तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं और राजनीतिक जितने भी कार्य हैं उनको मान्यता मिल गई कि कंपनी जो भी इंडिया में जो चीज़ें कर रही है ना, प्रशासनिक जितने भी कंपनी के कार्य हैं और जितने भी राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप कर रही है वो सब लीगल है। ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर इंक्लूड हो गई। और आगे चलिए, आगे क्या था, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो सीधी सी बात है, पहला एक्ट बना है तो उन्होंने क्या करा, अब केंद्रीय प्रशासन की नींव रख ली इंडिया के ऊपर। उन्होंने अब शासन करना शुरू कर दिया भारत के ऊपर इस एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी, इस एक्ट के अंदर था क्या, अब हम ये जानते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। तो इस अधिनियम की पहली विशेषता क्या थी, इस अधिनियम की पहली विशेषता थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो पहले गवर्नर होते थे हर प्रांत के अलग, बंगाल का अलग, मुंबई का अलग, मद्रास का अलग, तो ये सारे गवर्नर होते थे। तो जब ये अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या लिखा था, इस अधिनियम में लिखा था कि जो बंगाल का गवर्नर है हम उस पद को ख़त्म कर रहे हैं और बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल के गवर्नर जनरल का पद
शुरू करते हैं। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जब गवर्नर जनरल का पद है तो बंगाल के गवर्नर से ऊपर पद मान लिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल का, तो उसके लिए 4 और सदस्य की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया कि उसके अंडर 4 और सदस्य काम करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया। तो पहले ऐसे कौन से गवर्नर थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये इस अधिनियम की पहली विशेषता हो गई। अब हम जानेंगे इस अधिनियम की दूसरी विशेषता क्या थी। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता यह थी, इस अधिनियम के द्वारा मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो जो बंगाल और बम्बई के गवर्नर थे ना, गवर्नर का पद तो खत्म कर दिया, गवर्नर जनरल का पद आ गया उसकी जगह। तो जो बंगाल के और बम्बई के जो गवर्नर थे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, उनके अंडर हो गए, उसके नीचे काम करेंगे। अब पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे, लेकिन उससे पहले क्या था, जितने भी गवर्नर्स थे, जो भी गवर्नर्स थे हर प्रेसिडेंसी के, हर प्रांत के, बंगाल के, मुंबई के, ये जो अलग थे, ये अलग अलग थे। जैसे आजकल हमारे देश में हो गया है कि हर स्टेट के गवर्नर अलग हैं, यूपी के अलग हैं, बिहार के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं। तो पहले इस तरीके से थे, लेकिन बाद वो पद खत्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और जो हर प्रांत के गवर्नर थे अब गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए कि गवर्नर जनरल के अंडर रहेंगे अब वो। इस अधिनियम की ये दूसरी विशेषता थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस बात करते हैं इस अधिनियम की तीसरी विशेषता क्या थी। कौन से अधिनियम की? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम की तीसरी विशेषता क्या थी? अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसी के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट बना था भारत के अंदर, भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, कब बना था? 1774 में बना था, कलकत्ता के अंदर बना था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, उच्चतम न्यायालय बना था, सर्वोच्च न्यायालय बना था, वो कहाँ बना था? वो कलकत्ता के अंदर बना था। कब बना था? 1774 में बना था। और क्या था इस अधिनियम में? और ये था जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, जो उच्चतम न्यायालय था, तो उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक तो जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे, और उनके साथ ही साथ 3 और अन्य जस्टिस होंगे। टोटल मिला के 4 जजेस होंगे सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब इसकी चौथी विशेषता क्या थी इस अधिनियम की? इस अधिनियम की चौथी विशेषता ये थी, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया था 1773 का? यह आया था कि जो कंपनी के लोग थे, वो कंपनी में तो नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी तो व्यापार कर रही थी भारत से, लेकिन वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। अब वो निजी व्यापार करेंगे तो वो कंपनी को थोड़ी ना फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे। तो वो जब वो अपना फ़ायदा देख रहे थे कंपनी के कर्मचारी, तो कंपनी घाटे में जाने लगी। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने देखा कि ये लोग तो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। अब जब कोई आदमी अपना फ़ायदा करेगा तो वो लोगों से रिश्वत भी लेगा, गिफ्ट्स भी लेगा। ठीक है, तो क्या करा कंपनी ने एक इसी अधिनियम के अंतर्गत कर दिया कि जितने भी लोग हैं कंपनी के, जितने भी कर्मचारी हैं, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, और ना ही किसी भारतीय से कोई उपहार लेंगे, कोई गिफ्ट लेंगे, और ना ही रिश्वत लेंगे। इस सब चीज़ के पे उसने बैन लगा दे, प्रतिबंधित कर दी। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास आपकी यहीं तक रख देते हैं। फिर कल हम क्या करेंगे, जो एक्ट्स थे, जैसे कि इसमें आगे पढ़ेंगे हम 1781 का संशोधित अधिनियम,
अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद है 1786 का अधिनियम। उसके बाद है 1793 का चार्टर कानून, जिसको हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बोलते हैं। उसके बाद है चार्टर कानून 1813। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम। और लास्ट है इसमें 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इन सब के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।